तो आज के आपके करंट अफेयर 6 सितंबर 2022 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के बारे। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव क्या है? देखो, हम क्या चाहते हैं कि इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरह से पहले एक ऑलरेडी स्कीम ऐसे चल भी रही है जिसे कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। हम एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देखो, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिंगल फैक्ट्री सब कुछ नहीं बना सकती होती। हम चाहते हैं एक जो बड़ी फैक्ट्री है जो एक लार्जर गुड बना रही है, लेट्स सपोज एक कार बना रही है, हम इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और छोटी फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश कर दें जो इसे हेल्प करें मैन्युफैक्चरिंग में। किस तरीके से? क्योंकि देखो, एक कार एक सिंगल जगह से बन के नहीं आती। टायर कहीं से आएंगे, ग्लास कहीं से आएगा, एल्यूमिनियम कहीं से आएगा, सीट्स कहीं से आएंगी, एयरबैग्स कहीं से आएगा, म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर कहीं से आए। ये सारी चीजें अलग अलग बन के फिर फाइनली एक कार तैयार हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को अगर प्रमोट करोगे तो ये भी अपने आप में जॉब देंगी, क्योंकि इन सब वैसे भी कहीं ना कहीं से सप्लाईज आनी है। तो अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में ऑब्वियसली प्रोवाइड कर दोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पे कोशिश क्या है, इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया गया है? देखो, हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जो भी इंडिया के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई जो खास प्रोडक्ट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स के साथ हम क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। देखो, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो प्रोडक्ट है, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अगर वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फेमस है, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या वहाँ के वर्कर्स को कोई नई स्किल एनहांसमेंट की जरूरत है, कुछ भी है, ऐसी हम सारी चीजों के बारे फिर हम आगे ख्याल करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि देखो, अगर हम ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे पता लगा सकें, उनके प्रॉब्लम्स के बारे पता लगा सकें, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें बॉटल नेक कहते हैं। क्योंकि अगर आप कभी भी देखो, बॉटल का नेक हमेशा पतला होता है, तो पानी को तेज फ्लो से हमेशा उसके बॉटल का नेक रोकता है। तो जब कोई भी गवर्नमेंट किन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे बात करती होती है, या अपने आंसर राइटिंग में भी कभी ये वर्ड यूज करना है, तो बॉटल नेक का मतलब याद रखना। बॉटल नेक किस चीज को रेफर किया जाता है? कि कोई भी चीज जो अड़चन पैदा कर रही है काम में। ठीक है। तो कहीं पे भी आपने किसी आंसर में भी लिखना हो तो बॉटल नेक वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है। पर चलो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन सबको दूर कर सकें, ताकि ये जो डिस्ट्रिक्ट जिस प्रोडक्ट के लिए फेमस था ना, इस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट के लिए और ज्यादा बढ़ा सकें। देखो, इंडिया की गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म एम यही है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ाते रहें। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे यानी कि आपके प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है। अगर आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं यानी कि कंपनीज आपके देश में और ज्यादा बढ़ेंगी। कंपनीज और बढ़ेंगी, वो और लोगों को हायर करेंगी। आपके देश के अंदर भी डॉलर और आएगा तो आपका देश भी अमीर होगा। तो हमारे मल्टीपल एम्स है, इस कारण हम एक्सपोर्ट पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो स्कीम होगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आपकी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, वो यही वाला जो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब है, इसे ऑलरेडी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑलरेडी चला रहे हैं। तो ये दोनों स्कीम्स को आपस में जोड़ा भी जा रहा है ताकि एक साथ फोकस बढ़ाया जा सके, क्योंकि सरकार की अटेंशन भी तो डिवाइड होती है जब मल्टीपल स्कीम सेम ही फील्ड में डील कर रही हैं। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन राजस्थान बारे दी हुई थी, राजस्थान में जो जयपुर है, वहां पे जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया गया है वो है ब्लू पॉटरी का। तो ब्लू पॉटरी, जो वहां पे पॉट्स बनाए जाते हैं, ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है जयपुर की। तो यहाँ पे जो ये पॉट्स हैं इन्हें एक्सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री से बना रही है, जितने सेलर्स हैं, जितने होल सेलर्स हैं, उन सबको इनकरेज किया जाएगा। जो आपके स्किल्ड वर्कर्स हैं, उन्हें अगर स्किल एनहांसमेंट की ज़रूरत है, कोई नए टूल्स की ज़रूरत है, सरकार वो सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी ताकि ये ब्लू पॉटरी सारी दुनिया में पहुंच सके। ठीक है। वैसे ही मरखाना मार्बल जो है, जो नगौर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के फेमस हैं, उन्हें भी ऐसे ही प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अंदर इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल इस इनिशिएटिव के अंदर नहीं जुड़ा। बाकी सारे के सारे जुड़े हैं। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। सेकेंड करंट अफेयर है कि इंडिया बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर ना एक प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस ढूंढ रहा है अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। देखो, हम साउथ अमेरिका के अंदर, अब हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, सारी फार्मा इंडस्ट्री है,
हम वो और ज्यादा उनका सामान साउथ अमेरिका में बेचना चाहते हैं, पर बेचने के लिए जरूरी है कि वहां का मार्केट एक्सेस हमें मिले, यानी कि वहां पे हमें प्रोडक्ट बेचने आसान हो। अब ये प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस क्या होता है? देखो, दो टाइप के आपके इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। एक एग्रीमेंट को कहते होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि ए और बी देश, ये दोनों ऐसा समझौता कर लेते हैं कि हमारे दोनों के देश में जो ज्यादातर प्रोडक्ट जा रहे हैं 90%, 95%, उनके ऊपर हम कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जैसे कि आपकी कोई इंपोर्ट ड्यूटी हो गई या ऐसी कोई भी चीज नहीं लगाएंगे, ताकि सारा सामान दोनों के देशों में ऐसा बिके जैसे उसी देश के अंदर बिक रहा हो, तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आराम से वो सामान बिक सके। वहीं पे अगर दूसरी साइड बात करो कि हाँ, मतलब इसके अंदर फिर ऐसा नहीं होता कि रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल ही नहीं हो सकती। इस इन एग्रीमेंट्स के अंदर ना यूजुअली एक नेगेटिव लिस्ट डाली होती है। देखो, हर देश किसी ना किसी प्रोडक्ट या इंडस्ट्री को लेकर सेंसिटिव होता है। जैसे इंडिया की बात करो, हम एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर थोड़े से सेंसिटिव हैं कि हम नहीं चाहते कि बाहर से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इनफ्लो हो जाए, जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर जो किसान है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए, क्योंकि सस्ता अगर बिकने लगा तो अपने आप ही मार्केट बर्बाद हो जाएगी। हाँ। अ, हाँ खुशप्रीत, आपका भी आंसर मैं इस चीज का कर देता हूँ। हाँ जी, स्टेट्स के पास पावर होती है कि जो कोई सेंटर स्कीम अनाउंस करता है ना, अगर कोई स्टेट उस स्कीम को नहीं फॉलो करना चाहती, वो ना फॉलो करे। क्योंकि हर स्कीम, देखो ज्यादातर जो सेंटर की स्कीमें हैं वो स्पॉन्सर्ड है, यानी कि उसमें 60% पैसा सेंटर दे रहा है, 40% स्टेट को देना है। स्टेट मना कर सकता है कि हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते, तो फिर सेंटर भी नहीं पार्टिसिपेट करेगा, फिर दोनों चीजें कैंसिल हो जाती हैं। तो स्टेट को खुद आगे सेंटर अनाउंस करता है स्कीम्स को, और फिर स्टेट को आगे बढ़ के हाँ बोलनी होती है कि हाँ हम इस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं। ठीक है, स्टेट्स की अपनी खुद की मर्जी होती है कि वो सेंटर की स्कीमों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था, ये देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हम यूजुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को लिखवा देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो भी नेगेटिव लिस्ट में चीजें लिखी होंगी ना, कंट्रीज के पास इस फील्ड के अंदर पावर होगी, ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की, फिर और फाइटोसैनिटरी मेजर्स हो गए, कोई भी यानी कि ट्रेड बैरियर लगाने की पावर होगी। पर इस लिस्ट के सिवा तुम किसी चीज के ऊपर बैरियर नहीं लगा सकते। इस कारण बिल्कुल फ्रीली ट्रेड होता है। ठीक है, दूसरी साइड पे एक होती है, आपको प्रेफरेंस मिल जाए, प्रेफर कर रहा है कोई। पर जब प्रेफरेंस मिलती है ना, प्रेफरेंस सारे सेक्टर्स में नहीं मिलती। प्रेफरेंस एग्रीमेंट्स में क्या होता है, प्रेफरेंस एग्रीमेंट्स में आपके एक पॉजिटिव लिस्ट होती है। पॉजिटिव लिस्ट का क्या मतलब है कि जो यहाँ पे लिस्ट लिखी गई ना, सिर्फ इन इंडस्ट्रीज के अंदर हम ये इंपोर्ट ड्यूटीज और बाकी बैरियर्स नहीं लगाएंगे, बाकी सारी चीजों के ऊपर देश आपस में अभी भी इंपोर्ट ड्यूटी और ये सब कुछ लगा सकते होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसीलिए चाहते हैं कि हमारा सारे साउथ अमेरिका के देशों के साथ फार्मा इंडस्ट्री को लेके एक प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट हो जाए, यानी कि अगर साउथ अमेरिका ने कहीं से दवाइयां मंगानी और वो इंडिया से मंगाते हैं, इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ये सब कुछ ना लगे, जिसके कारण आपकी साउथ अमेरिका के अंदर हमारी बनाई हुई दवाइयां, वैक्सीन, सब कुछ और ज्यादा बिकने लगे। ठीक है, पर ये याद रखना कहाँ पे पॉजिटिव लिस्ट होती है प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट से, और कहाँ नेगेटिव। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि बाकी सारी चीजें अलाउड है, बस जो इस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट्स में होता है कि जो चीजें पॉजिटिव लिस्ट में लिखी हैं बस उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अभी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये उल्टा कंसेप्ट है। तो अभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं ढूंढ रहे, अभी हम प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि साउथ अमेरिका की मार्केट अपने आप में मेडिसिन की जो मार्केट है वो 58 बिलियन की है। ठीक है, जिसके अंदर मतलब हम सारी चीजें बेचना चाहते हैं। फाइटो सैनिटरी क्या होता है, जो मैंने वर्ड बोला फाइटो सैनिटरी, देखो फाइटो सैनिटरी का मतलब होता है आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद नहीं आई और आप उस प्रोडक्ट को अपनी
पॉपुलेशन को फीड नहीं करवाना चाहते। लेट्स सपोज के हमारे यहाँ से जो वीट जाती है, एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ, हमारे यहाँ से वीट और राइस की कंसाइनमेंट कई बार वापस आती हैं। इंडिया से कोई वीट गई किसी कंट्री, मान लो फ्रांस गई। अब फ्रांस वहां पे इस वीट के सैंपल की टेस्टिंग करता है और वो पाता है कि जो इंडिया के अंदर वीट उग रही है इसके अंदर पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि ये हम अपनी पॉपुलेशन को इस क्वालिटी का खाना नहीं देना चाहते, वो फाइटोसैनिटरी मेजर लगा देंगे, यानी कि इतने पेस्टिसाइड वाली वो कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर देंगे। वो कहेंगे ये क्वालिटी हमें नहीं चाहिए, तो वो वीट वापस इंडिया आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते होते हो। ठीक है, क्वालिटी तो आप वैसे भी इंश्योर कर सकते होते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर भी। अगर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार क्वालिटी आपको कोई बेच के चला जाएगा, पर फिर ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस में लगने लग जाते हैं, नहीं तो तुम्हारे पास फ्री एक्सेस है, जितना मर्जी लगाई जाओ। ठीक है, इंडिया वैसे भी जो साउथ अमेरिका के अंदर जो आपका बोलिविया देश है, बोलिविया आपका लैंडलॉक्ड है। एक साइड पे उसके पड़ता है चिले, एक साइड पे उसके पड़ता है आपके ब्राजील, एक साइड पे आपके पड़ता है पेरू। पेरू है, ये ब्राजील है, ये चिले है, और एक साइड पे उसके पड़ता है नीचे अर्जेंटीना, और एक साइड पे उसके पड़ता है पैरागे। ये बीच में देश है, ये है बोलिविया। तो काफी देशों से घिरा हुआ है आपका बोलिविया। ठीक है, बोलिविया के हम वैसे भी लार्जेस्ट मेडिकल सप्लायर हैं, हम और इसे बड़ा बनाना चाहते हैं ताकि वहां पे एक तो हम एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स बेच सके। ये क्या होते हैं ये मैं अभी बताता हूँ। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब है जो हमारा होम्योपैथी और ये सारा सिस्टम हो गया, हम इन चीजों, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सारी चीजों को भी मार्केट कर सकें, उसके लिए भी हम प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट ढूंढ रहे हैं उनसे। ठीक है, अब ये एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट क्या होता है? देखो, एक दवाई के अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है, जिसके कारण वो दवाई का जो आप मतलब बेनिफिट चाहते होते हैं, आपने कोई भी दवाई खाई, लेट्स सो बुखार की दवाई खाई, पेन किलर खाई, कोई भी दवाई खाई, एक मतलब से खाई है ना कि मेरा ये इलाज हो जाए, मेरा ये चीज ठीक हो जाए। तो वो जो उसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, उसे कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स ये वाले होते हैं जिन जो मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जिनका बेनिफिट होता है, हेल्थ इफेक्ट्स जिनके होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अगर ये प्रोडक्ट्स प्रॉपर नहीं है तो इस चीज का भी असर पड़ता है कि अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं बना हुआ या अच्छी जगहों पे नहीं बना, तो आपका सारा ड्रग ही बेकार होगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्वियसली अगर कोई सीरियस बीमारी है और अच्छी दवाई मार्केट में नहीं है, तो आपके ऐसा भी होता है कि यही कारण बन जाते होते हैं डेथ के भी। ठीक है, कि दवाई अच्छे से नहीं मिली। ठीक है, तो ये चीज। अब जो अगली स्कीम है, जो आपके अगला करंट अफेयर है, वो है पीएम श्री। श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, मतलब इस पूरी स्कीम का स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना, ये स्कीम जैसे भी कहना चाहो। तो पीएम श्री, यहाँ पे अब गवर्नमेंट की क्या कोशिश है? गवर्नमेंट इंडिया के 14,500 स्कूल्स जो आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पढ़ते हैं, इन्हें दोबारा से रीडेवलप करना चाहती है और मॉडर्नाइज करना चाहती है। इसके अंदर आपके जितने भी नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, इन सबको रीडेवलपमेंट में भेजा जाएगा ताकि इन्हें दोबारा से एनहांस किया जा सके, क्योंकि हमने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी है जो हमने 2020 में बनाई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कोडिंग बच्चों को सिखानी जरूरी है। ठीक है, ये सब कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो स्कूल भी नए इंडिया को मैच करें, जो हम स्किल सिखाना चाहते हैं, जो बच्चों को स्किल देना चाहते हैं, उसे मैच करें। इसी कारण इन स्कूल्स को रीडेवलपमेंट स्कीम के अंडर अनाउंस की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसे भी 60-40 रेशियो पे डेवलप किया जाएगा। तो स्टेट्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इनकी रीडेवलपमेंट में, सिर्फ सेंटर नहीं करेगी। नेक्स्ट है जो आपके चिली देश है, फिर से साउथ अमेरिका की न्यूज है। वहां पे जो इस टाइम प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। देखो, एक मैं आपको साउथ अमेरिका के बारे और चीज बता दूं, जैसे यहाँ पे आ जाए हुए वो लेफ्टिस्ट हैं बेसिकली। साउथ अमेरिका के अंदर ना आपकी लेफ्टिस्ट वेव चल रही है। इसका क्या मतलब है कि आपकी एक के बाद एक आपकी
साउथ अमेरिका के अंदर ना लेफ्टिस्ट सरकारें बनती जा रही हैं। ये क्यों अनोखा है? क्योंकि बाकी सारी दुनिया में ना राइटिस्ट जो सरकारें हैं, जो राइटिस्ट सोच रखने वाली सरकारें हैं, वो बन रही हैं। जैसे इंडिया के अंदर ही लगा लो, बीजेपी एक राइटिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है। आपके बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी राइटिस्ट लीडर जीत रहे हैं। आपके डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो भी एक राइटिस्ट लीडर थे। तो ऐसे सारी दुनिया में बाकी ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स जो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखें या किसी ग्रुप के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखें, जैसे आपके डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उसके लिए अमेरिका फर्स्ट जो उसका लोगो था, स्लोगन था, सॉरी लोगो नहीं, स्लोगन था, वो इसीलिए था कि मुझे बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है, जो अमेरिका के अपने खुद के लोग हैं, ठीक है। उसके अंदर भी जो वाइट कलर थे, वाइट स्किन्ड है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस था उनका, कि उनका मुझे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देखना। मतलब ऑब्वियसली वो डिक्लेयर नहीं करते थे, पर उनकी रैलीज में दिखता ही था कौन लोग लगा रहे हैं उनकी रैलीज को। वैसे ही कोई यहाँ तो पूरे अपने, चलो अमेरिका फर्स्ट भी लगा लो, कि बाहर वाले सबको आना रोको, जो अमेरिका के अपने सिटीजन्स हैं उन्हें सबसे बेस्ट फैसिलिटीज दो, ठीक है। अब ये जो चिली है, चिली के अंदर बेसिकली लेफ्टिस्ट वेव ये सबसे अलग चल रही है। इसके लिए कभी आपको पेपर में आ सकता है, इस ट्रेंड को क्या कहते हैं? इस ट्रेंड को आपकी पिंक वेव कहते हैं, तो सॉरी पिंक टाइड कहते हैं, वेव कह दिया, पिंक टाइड कहते हैं। कि आपके साउथ अमेरिका के अंदर इस टाइम पे पिंक टाइड आई हुई है, ठीक है। पिंक कलर का कुछ लेना देना नहीं है, पर बस इसे अब एक इस ट्रेंड को, इस फिनोमिना को एक नाम दे दिया गया है, तो इसके कारण इसे पिंक टाइड बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब आ, हो क्या रहा है आपके चिली के अंदर? चिली के अंदर जो इस टाइम वहां पे प्रेसिडेंट है, ये लेफ्टिस्ट हैं, गैब्रियल बोरिक। ये वहां पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं। अब आपके पूरे देश में इस चीज के लिए वोट डाली गई और 99% लोगों ने वोट ये डाली है कि वो आपके नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते। जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, बना वो डिक्टेटरशिप में ही था। पुनिशेट करके आपके पहले 30 साल की वहां पर डिक्टेटरशिप चली है। तो उनके टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ज्यादातर पॉपुलेशन उस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश है, ठीक है। तो आपके जो नए जो प्रेसिडेंट हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते थे, पर वो अब बदल नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। लास्ट में आपके दो फैक्ट्स, आपके नया जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और सारा का सारा जो राजपथ नया बनाया जा रहा था, वह बस ओपन होने वाला है हफ्ते में। तो वो राजपथ का ये बोला जा रहा है, अब राजपथ का नाम चेंज होके कर्तव्य पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा जो प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन की तरफ सारी रोड जाती थी, उस सारे का सारा पाथ दोबारा से डेवलप हुआ है वो, तो उसका नाम अब कर्तव्य पाथ हो जाएगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। अगला जो है आपके कल, आपके जो उम्मीद थी कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो थे आपके ऋषि सुनाक, वो शायद अमेरिका के, सॉरी अमेरिका के यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वो नहीं बन पाए। उनके जो ऑपोजिशन में खड़े हुए थे, लिस ट्रुस, ठीक है, फीमेल है ये, तो लिस ट्रुस जो आपकी खड़ी हुई थी, वो यूके की 56 प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं और थर्ड वुमेन बन चुकी हैं आज तक जो यूके की प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में सिग्निफिकेंट चीज ये है, ठीक है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।